फर्टिलाइज्ड राइट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तेज़ी से पजीराई हासिल कर रहा है। किसानों में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो रहा है। NARC इस्लामाबाद गंदम और चावल की फसलों पर मुख्तलिफ तजर्बात कर रहा है। उसमें गुजरांवाला है, चकवाल है। सही खाद का इंतखाब, सही तरीका अपने खादों के लिए इस्तेमाल करना है, सही मिकदार इस्तेमाल करनी है और सही वक्त। उसमें भी हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनानी होती हैं जिससे हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बेहतर करें। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ज़रा उनके बारे में बताइए। ये हमारे एक टेक्नोलॉजी ही है, हमारी एक चार्ट है। ये चावल के जो पत्ते के मुख्तलिफ रंग होते हैं उसकी बुनियाद पर एक चार्ट बना हुआ है। ग्रीन सीकर ये एक सेंसर बेस्ड आला है। ये क्या करता है, जो पौधों का सब्ज़ मादा होता है उसको उसमें हम मापते हैं। ये बायोजोट हमने एज अ हयातियाती खाद इस्तेमाल की है। ह्यूमिक एसिड, इसको हम सॉइल कंडीशनर भी कहते हैं। तो कहते हैं हमने 1.5 बोरी 2 बोरी यूरिया लगा दी, खर्चा भी हम इतना कर रहे हैं, फिर भी पैदावार नहीं आ रही। जो हमारी 65 से 70% खाद है वो ज़ाया हो जाती है और पौधे को सिर्फ जो काबिल इस्तेमाल होती है वो 30 से 35% होती है। हमारी ज़मीनों में नामियाती मादे की बहुत कमी है। हम देखते हैं कि हमारा फार्मर एक अरसे से कम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कुछ ही टाइम तक आप भी कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद ज़मीन की तरफ से भी नो रिस्पॉन्स होगा। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। फर्टिलाइज्ड राइट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तेज़ी से पजीराई हासिल कर रहा है। किसानों में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो रहा है। लोग डिस्कस भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई ये क्या प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो किसानों की जो ज़राअत है उसको भी सपोर्ट करेगा, उसको बेहतर करेगा और जो मेजर मसाइल हैं उनको कैसे हल करेगा। तो इस हवाले से आज हमारी 5वीं ये वीडियो होगी। प्रीवियस भी अगर आप वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले किसान मददगार को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस को भी आप ऑन कर लें ताकि जो टाइमली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाए। और वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज जिस गेस्ट को हमने दावत दी है वो पिछले 10 साल से NARC में बतौर साइंटिफिक ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और सॉइल बायोलॉजी में उनका बहुत ही वसी एक्सपीरियंस है। बहुत से तजुर्बात पे उन्होंने काम किया है और एग्री सेक्टर में बहुत सी उनकी खिदमात हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो खुशामदीद, आप आज हमारे शो में आई हैं, तो वेलकम टू एग्रीकास्ट। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ऑडियंस को भी अपने हवाले से दे दें ताकि ये कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि जी बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा युसरा है और मैंने PRC के अंदर एज अ साइंटिफिक ऑफिसर में काम कर रही हूँ। बेसिकली मैंने PRC ज्वाइन किया था 2015 के अंदर और वहाँ पर जो मेरी प्लेसमेंट हुई वो इदारा बराए तहकीक ज़मीनी वसाइल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद के अंदर। और हमारा जो मेन फोकस है हमारे इदारे का वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बेहतर करना। अब इस इदारे के अंदर 4 किस्म के प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम का मकसद है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को, उसकी सेहत को कैसे बेहतर किया जाए। मेन फोकस सबका इसी पर है। या तो वो ज़मीन का तज्ज़िया करते हैं और उसके लिहाज से तजर्बात कर रहे हैं, या कुछ इदारे कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं वो भारी धातों पर काम कर रहे हैं। उसका मकसद भी ज़मीन की सेहत को बेहतर करना, उसकी ज़रख़ेज़ी को बेहतर करना है। कुछ नमकियात पे काम कर रहे हैं कलराठी ज़मीनों पर, उसका भी वही सेम ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह जिस प्रोग्राम के अंदर मैं काम कर रही हूँ उसमें भी हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनानी होती हैं जिससे हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बेहतर करें। लेकिन उसके अंदर जो हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ऐसे जरसूमों का होता है जिसके अंदर हम खाद को भी कम कर सकें और उन मुफीद जरसूमों की मदद से ज़रख़ेज़ी को बेहतर करें। जैसे कि हम लोग बायो फर्टिलाइज़र पे काम करते हैं या इनको हम हयातियाती खादें कह सकते हैं। नामियाती खादों पर हमारा मेन फोकस होता है। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बायो फर्टिलाइज़र पर है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम बताएंगे कि हमारी इसके अंदर इंटरवेंशन क्या है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं एज अ टीम मेंबर काम कर रही हूँ और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल वीडियो में आगे चल के इस पर भी डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी जो फसल है उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा
आपको वाज़े जो है वो फ़र्क महसूस होगा, आपके ख़र्चों में कमी आएगी और जो ज़मीन की सेहत है वो भी इम्प्रूव होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जो है वो फर्टिलाइज राइट प्रोजेक्ट के हवाले से बताएंगे, उसमें आपका क्या किरदार है? अच्छा, फर्टिलाइज राइट पाकिस्तान ये बेसिकली तो इकार्डा और अमेरिका के महकमा ज़राअत USDA के तहत चलने वाला एक मंसूबा है। अगर मैं अपने सामीन के लिए कहूँ कि ये पाकिस्तान में खादों का दुरुस्त इस्तेमाल है तो ये उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी होगा समझना। इसका नाम हम यही यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान में खादों का दुरुस्त इस्तेमाल। अच्छा, इस मंसूबे के अंदर बेसिकली 3 तरह के इदारे हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें वफाकी इदारे भी हैं, उसमें सूबाई ज़री इदारे भी हैं और निजी इदारे, ये मिलकर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारा इदारा है, इदारा बराए तहकीक ज़मीनी वसाइल NARC इस्लामाबाद, वो गंदम और चावल की फ़सलों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर तजर्बात कर रहा है। ख़ास तौर पे जो हमने सेलेक्ट की हैं जगहें उसमें गुजरांवाला है, चकवाल है। ठीक है। गुजरांवाला में हमारे तजर्बे चावल और गंदम के ऊपर हो रहे हैं और चकवाल में हमारा मेन फोकस जो है वो गंदम है, क्योंकि वो बारिशों पे वो एरिया डिपेंड करता है तो ज़्यादा एक ही फसल ली जाती है ताकि वहाँ पर पानी को कंजर्व किया जा सके और एक आधा हिस्सा जो उसका होता है उसको खाली छोड़ दिया जाता है ज़मीन को। तो इसके अंदर हम जो अपनी बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें हेल्प कर रही हैं कि हम खादों को कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वो टेक्नोलॉजीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं इसके थोड़े बुनियादी मकासद बता दूं तो हमारे सामीन को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये किन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। तो इसका मेन जो मकसद है कि खादों की कारकर्दगी को फ़ाल बनाना, उनको बेहतर करना। और सेकंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम खादों की अफादियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि हमारी खाद जो है पौधों को देर तक कैसे अवेलेबल रह सकती है, उसका ज़िया कम से कम कैसे हो सकता है। और तीसरा और बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव इसका है कि ऐसी मुतबादिल खादों का इस्तेमाल किया जाए जिससे ना सिर्फ कीमियाई खादों के ऊपर इन्हिसार कम हो बल्कि ज़मीन की ज़रखेज़ी, उसकी सेहत भी बेहतर हो। और इसके अलावा जो खादों की वजह से कुछ गैसें, ग्रीन हाउस गैसों के नाम से भी मशहूर, एग्जैक्टली वो हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं, तो उन गैसों की इमिशन को, उसके अखराज को भी कम से कम किया जा सके। ठीक होगा। तो ये इसके बुनियादी मकासद हैं। तो जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारा मकसद ये है कि चूँकि ये 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन वो हम अपने जो काश्तकारान हैं उनको हम मुंतकिल करेंगे। ठीक है। अभी ये एक्सपेरिमेंट फेज़ में है ये प्रोजेक्ट? एग्जैक्टली, अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी जस्ट 1 साल एक क्रॉप पे हमने काम किया है, 1 साल हुआ इस प्रोजेक्ट। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, खादों के मौसर इस्तेमाल का आपने जिक्र किया कि इसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल, उसमें मेन चैलेंजेस जो हैं, क्या मसाइल जो हैं वो आपको देखने को आए हैं किसानों के एंड से? अच्छा, जो खादों का मौसर इस्तेमाल है बेसिकली ये खादों की कारकर्दगी में कमी से मुंसलिक है, क्योंकि पाकिस्तान में 3 तरह की खादें इस्तेमाल होती हैं। नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल होती हैं, फॉस्फोरसी खादें हैं और पोटाशियम की खादें। जो नाइट्रोजनी खादें हैं इसकी कारकर्दगी हमारी ज़मीनों के अंदर 30 से 35% है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी 65 से 70% खाद है वो ज़ाया हो जाती है और पौधे को सिर्फ जो काबिल इस्तेमाल होती है वो 30 से 35% होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो फॉस्फोरसी खादें हैं जिन्हें मोस्टली हम DAP यूज़ करते हैं, उसकी भी जो कारकर्दगी है वो 20 से 25% है। तो 20 से 25% का भी यही मतलब है कि बाकी सारी खाद जो है आपकी ज़ाया हो रही है और सिर्फ 20 से 25% आपकी खाद इस्तेमाल हो रही है। जब फॉस्फोरस खाद जो है ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जम जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की खादें इनकी गैसों की सूरत में या ज़मीन की तहों में जाकर इस तरह इसके ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पोटाशियम की खादों के अंदर भी लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स कि जो खादें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो रहा है। अच्छा, तो अब ये जो कारकर्दगी इसकी कम हो रही है, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। मेन इसकी वजह है हमारी ज़मीनों का नामियाती मादा। अच्छा। हमारी ज़मीनों में नामियाती मादे की बहुत कमी है और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये जानकर कि हमारी ज़मीनों का नामियाती मादा 1% से भी कम है। अच्छा जी, और कोई भी सेहतमंद ज़मीन होती है उसका 2% या इससे ज़्यादा नामियाती मादा होना ज़रूरी होता है और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे ज़मीनों का नामियाती मादा 1 से भी कम हो गया।
फिर ये है कि हमारे किसान भाई भी वो ज़्यादा प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि क्रॉप पर क्रॉप लें, ज़्यादा नामियाती मादा वापस नहीं उसमें डाला जाता है ज़मीनों में, तो उसकी वजह से मज़ीद नामियाती मादा एग्जॉस्ट हो रहा है। अच्छा। और इसका बहुत अहम किरदार होता है खादों की कारकर्दगी को बेहतर करने में। इसके अलावा खादों को इस्तेमाल करने का तरीका, ये बहुत अहम है क्योंकि हमारे किसान भाई आमतौर पर खादों को छट्टा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, और छट्टा करने से क्या होता है कि ज़्यादातर खाद जो है वो ऊपर वाली तह पे रह जाती है और यकसा तकसीम भी नहीं होती। अगर हम नाइट्रोजन की खादों की बात करें तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है, जो ऊपर वाली तह पे रह जाता है, वो गैसों की सूरत में फ़िज़ा में चला जाता है, मतलब पौधे तक तो पहुंचता ही नहीं है। पौधे तक पहुंचता नहीं, एक बेशतर हिस्सा उसका चला जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में। नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दर्जा हरारत बढ़ाने की बहुत अहलियत होती है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से इसका मुकाबला करें तो ये 300 गुना ज़्यादा दर्जा हरारत को ये बढ़ाती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो आमतौर पर यूरिया से रिलीज़ होती है, छठे मेथड की वजह से इसके रिलीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो एक तरफ तो माहौलियाती आलूदगी भी हो रही है, दूसरी तरफ हमारी खादों का ज़िया, यानी आपके सही तरीका अडॉप्ट ना करने की वजह से आपको ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। ऊपर से आप उनका किसानों का जो है वो मसाइल भी एक होता है कि भाई खर्चा जो है वो बढ़ी जा रहा है, हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है वो खर्चे की बहुत बड़ी वजह ये भी है। वो कहते हैं हमने 1.5 बोरी 2 बोरी यूरिया लगा दी, फिर भी पैदावार नहीं आ रही, खर्चा भी हम इतना कर रहे हैं। तो वो ये उनको समझने की ज़रूरत है क्या है कि वो तरीका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर इसके अलावा जैसे खादों की बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी सही मिकदार इस्तेमाल नहीं की जा रही, या तो बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई खाद डाल देते हैं या बहुत कम खाद डाल देते हैं। जबकि जो हमारा ज़री इदारा है पंजाब का, उन्होंने इसकी कुछ सिफारिशात तरतीब दी हुई हैं और वो सिफारिशात बेसिकली खाद की ज़रूरत और ज़मीन के तज्ज़िये की बुनियाद पर बनाई जाती हैं। लेकिन हमारे किसान भाई उन सिफारिशात पे बिल्कुल कान नहीं धरते हैं, ना वो उनको कंसीडर करते हैं उन सिफारिशात को। और जो एक रिवायती तरीका चला आ रहा है कि जी इसके अंदर इतनी बोरी यूरिया डालनी है, इतनी DAP डालनी है, आमतौर पे तो ज़्यादा हमारे किसान फोकस करते हैं यूरिया पर, DAP इतनी नहीं डालते, लेकिन कुछ डालते भी हैं DAP, बट वहाँ पर वो पोटाशियम को इग्नोर कर देते हैं, जो पोटाशियम खाते हैं, जबकि पोटाशियम का बहुत अहम किरदार है बीमारियों को कंट्रोल करने में। फिर दूसरा, खादों का एक तवाज़न ख़राब हो जाता है, तो एक तो बेजा इस्तेमाल और फिर गैर मुतवाज़न इस्तेमाल। ये भी नहीं, जब तक उन्होंने ज़मीन का तज्जिया नहीं कराया होगा तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है। एग्जैक्टली, ये तज्जिया वाली बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि एक तो वो तज्जिया भी नहीं करवाते। हम उनसे रिक्वेस्ट जब भी जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप साल 2 साल में एक दफ़ा अपनी ज़मीन का तज्जिया ज़रूर करवाएं। बहुत नॉमिनल रेट्स पंजाब के इदारों ने रखे हुए। एग्जैक्टली, तो उससे आइडिया हो जाता है कि हमारी ज़मीन में किस किस चीज़ की कमी है और हमें उसके अंदर कौन कौन सी खादें डालनी हैं। फिर इसके अलावा जो खाद डालने का वक़्त होता है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनके कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके ऊपर उन्हें खाद की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे टिलर बन रहे हैं उसके, उस टाइम उसे खाद की ज़रूरत है, सिट्टा बन रहा है, खाद की ज़रूरत है, उसको फूल बन रहा है तो उसे खाद की ज़रूरत है। और कुछ खादें ऐसी जैसे नाइट्रोजन या पोटाशियम वाली खादें, ये ज़मीन में टिकती नहीं हैं, पानी में हलपजीर होती हैं, तो जैसे पानी लगाते हैं तो ये ज़मीन की निचली तहों में चली जाती हैं। यानी जहाँ रूट को मिलनी है, जड़ों को मिलनी है, तो लेकिन ये निचली तहों में चली जाएंगी खादें। तो अब इनको अगर वो सही वक्त पे या तकसीम करके खादों को नहीं देंगे, क्योंकि हम आमतौर पे नाइट्रोजन या पोटाशियम के लिए यही सिफारिशात देते हैं कि आप इसको तकसीम करके डालें, बट हमारे कुछ किसान भाई ख़र्चे से बचने के लिए कि हर बार उनको लेबर लगानी पड़ती है, या तो वो एक ही दफ़ा इनको डाल देते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 तकसीम करते हैं। तो ये जो डालने का वक़्त है ये भी बहुत अहम है। मैं समझती हूँ कि यही बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी खाद का बेशतर हिस्सा ज़ाया हो जाता है और यही खाद की कारकर्दगी को मुतासिर करते हैं। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मसाइल को आइडेंटिफाई की है। मेरे ख़्याल से ये बुनियादी मसाइल हैं, सही वक्त पे, सही जगह पे, सही मिकदार में, सही तरीके से खादों का इस्तेमाल। मेरे ख़्याल से इस तरफ अगर हमारे किसान भाई अगर आ जाते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में आप लोग की कोशिश है, हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को अफेक्टिव बनाएं हम लोग, तो मेरे ख़्याल से बहुत बेहतरी हो सकती है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं। आपने टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ज़रा उनके बारे में बताइए प्लीज़। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ब्रीफ करते हुए बताया था कि हम इसके मुख्तलिफ मकासद हैं, तो हमने हर मकसद के तहत कुछ टेक्नोलॉजीज़ प्लेस कर दी उसमें।
ठीक है। जैसे इसका पहला मकसद था कि आपने खाद की कारकर्दगी को बेहतर करना है। चूँकि जैसे नाइट्रोजनी खादों का मैंने बताया कि या तो वो गैस बन के फ़िज़ा में चली जाती हैं, एक ज़िया ये, दूसरा अगर पानी जब आप देते हैं तो निचली तहों में चली जाती हैं और अक्सर वो जाकर हमारे जो आबी ज़खायर हैं उनको आलूदा कर देती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं और हमने अपनी कुछ ट्रीटमेंट्स बनाई हैं इसमें, और हमारी जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका हम मुवाजना कर रहे हैं जो किसान का तरीक़ाकार है उसके साथ। अच्छा। तो इसमें मेन हमारा जो फोकस है वो 4R पर है। 4R को मैं अपने सामीन के लिए थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में कहूँगी 4 स्वाद। अच्छा। यानी सही खाद का इंतखाब, सही तरीका अपने खादों के लिए इस्तेमाल करना है, सही मिक़दार इस्तेमाल करनी है और सही वक़्त। ठीक है। यानी इन ये 4 असूल हैं, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर भी रिकमेंडेड असूल हैं कि आप इन असूलों को फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि अक्सर इसमें से कोई 2-3 असूल इग्नोर हो जाते हैं ना हमारे फार्मर भाइयों से। तो ये हमने 4R को इसके अंदर फोकस किया है। जो हमारी फार्मर का तरीक़ाकार है उसके अंदर भी हमने इन 4Rs को डाला है कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो इन असूलों को अपनाएंगे तो उससे उनकी पैदावार में कितनी बेहतरी आएगी। अच्छा। इसके अलावा हमने कुछ जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है, जैसे एक हमने लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल किया है। अच्छा। ये हमारे एक टेक्नोलॉजी ही है हमारी, एक चार्ट है, ये चावल के जो पत्ते के मुख्तलिफ रंग होते हैं उसकी बुनियाद पर एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, बेशक थोड़ा सा आगे करके भी ऑडियंस को ये बिल्कुल मैं इसको मज़ीद भी ब्रीफ करूंगी, लेकिन अभी जस्ट मैं अपनी टेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू दे दूं कि एक तो हमने लीफ कलर चार्ट यूज़ किया है कि इसमें पत्ते की रंग की बुनियाद पर आपने खाद का तयन करना होता है। अच्छा। कि आपने खाद कितनी रिक्वायर्ड है आपके पौधे को। और इसके अलावा हमने एक ग्रीन सीकर आला है, वो आला तो मैं नहीं लेकर आई, लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगी कि इनको दिखाया जाए। बिल्कुल, हम स्क्रीन पे ऑडियंस को दिखा देंगे। ग्रीन सीकर ये एक सेंसर बेस्ड आला है। ये क्या करता है, जो पौधों का सब्ज़ मादा होता है उसको उसमें हम मापते हैं। तो सब्ज़ मादे की बुनियाद पर वो बताता है कि आया इसको खाद की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर जितनी उसे रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उतनी ही खाद डालनी पड़ती है, ज़्यादा या कम नहीं, जितनी ज़रूरत है। और दूसरी इनकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर आपने तीसरा हिस्सा खाद का शुरू में डालना होता है। बाकी जितनी भी खाद है वो ये हमें आले बताते हैं कि खाद की ज़रूरत है या नहीं है। और एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है जो खाद की उसमें डालनी होती है। तो ये तो हमारी जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसके अंडर हम ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमारा था कि खादों की अफादियत को कैसे बेहतर करना है। तो उसमें हमने कुछ नामियाती और गैर नामियाती मवाद से लिपटी यूरिया इस्तेमाल की है, जिसमें हमारे पास नीम ऑयल कोटेड यूरिया है और जिंक कोटेड यूरिया है। ठीक है। जो इनका काम ये है कि इनसे जो आपकी नाइट्रोजन है वो बहुत आराम स्लो रिलीज़ होगी, जल्दी रिलीज़ नहीं होगी, आराम से। मीन्स कि पूरे पौधे के लाइफ साइकिल तक वो अवेलेबल है आपकी खाद, उसके ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये जो खुराकी अज्जा हैं उनकी दस्तियाबी को भी बेहतर करता है और जब ज़रूरत होती है उस वक्त खुराकी अज्जा उनको अवेलेबल होते हैं। तो इससे ये है कि जाहिर सी बात है खाद का ज़िया कम हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी भी कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा जैसे जिंक कोटेड है वो एडिशनली जिंक भी इसको मुहैया कर रहा है। कोटेड यूरिया भी बिल्कुल, लेकिन हम इसके अंदर नीम ऑयल कोटेड और जिंक कोटेड यूरिया ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ यूरिया के अलावा इनको नीम ऑयल भी मिल जाता है और दूसरे से जैसे जिंक मिल जाता है। तो ये अपने अपने फंक्शन भी साथ परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जो तीसरी हमारी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा तीसरा हमारा मकसद था कि ऐसी मुतबादिल खादों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कीमियाई खादों पर इन्हिसार कम हो। तो उसके अंदर हमने हयातियाती और नामियाती खादें कुछ यूज़ की हैं। एक हमारी हयातियाती खाद है बायोजोट के नाम से। ये मैं स्क्रीन पे शो भी करवा दूंगी, थोड़ा बाद में डिटेल भी इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बायोजोट हमने एज अ हयातियाती खाद इस्तेमाल की है। ये मुफीद जरसूमों पे मुश्तमिल एक खाद होती है और ये पौधे को एक मतवाज़न ग़िज़ा मुहैया करती है। अच्छा। और इसके अलावा हमने इसमें इस्तेमाल किया है ह्यूमिक एसिड, इसको हम सॉइल कंडीशनर भी कहते हैं। अच्छा। और क्योंकि ज़मीन की कंडीशन को भी बेहतर करता है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल अच्छा। होता है। ये मतलब ये जो आपने बताया बायोजोट भी, और ये कुदरती है? ये कुदरती हैं, बिल्कुल नेचुरल अच्छा। हैं, कोई केमिकल्स वगैरह इसमें नहीं है? नो केमिकल्स। इसका ये होता है कि ये पौधों और जानवरों की बाकियात पर जरसूमों के अमल से बनता है। अच्छा। पानी में हल पजीर भी होता है ये, और ये ज़मीन का नामियाती मादे को भी बेहतर करता है। जब ज़मीन का नामियाती मादा बेहतर होता है तो ज़मीन नरम होती है। ज़मीन जितनी नरम होगी जड़ों का फैलाव उतना बेहतर होगा, और जितना जड़ों का फैलाव बेहतर होता है वो ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स की उठाते हैं, एक्विजिशन होती है, वो बेहतर होती है। ठीक।
तो इसलिए इसका जो रोल है इसके अंदर खुराकी अज्जा की दस्तियाबी में, उनको देर तक अवेलेबल करने में और ज़मीन का नामियाती मादा बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो हमने ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर हमने तीसरे मकसद के तहत हमने इस्तेमाल किए हैं। ठीक हो, ये हमारी ओवरऑल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसमें हम कर रहे हैं। आपने इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया, इसकी थोड़े से प्राइस के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को क्या एक साथ ही इस्तेमाल करना होता है, या फिर अगर हम मुवाजना करें आपस में टेक्नोलॉजीज़ का, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके नताइज जो हैं अभी तक आपको बेहतर मिले हैं? अच्छा, हमने जितनी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है इन सब के अलग अलग तजर्बे लगाए हैं। अच्छा। इनको हमने इस तरह से आती हैं, हाँ कुछ हमने कॉम्बिनेशंस भी बनाए हैं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि एंड पर हमें है कि हमने एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो है अपने किसान भाइयों को मुंतकिल भी करनी है। तो इसमें जो हमें अब तक सारी टेक्नोलॉजीज़ का जो हमने किसान के साथ मुवाजना कर रहे हैं उनके नताइज हमें अच्छे ही मिल रहे हैं, बट जो बहुत अच्छे जिसके अंदर ना सिर्फ पैदावार बेहतर हो रही है बल्कि उसमें हमारी कीमती खादें भी बच रही हैं। उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यही थी, एक लीफ कलर चार्ट। ठीक है। जो पत्ते की रंग की बुनियाद पर, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दूंगी ताकि हमारे फार्मर्स को ये भी पता चले कि इसको कैसे इस्तेमाल किया है हमने और कैसे हमें पता चले। ज़रूर बताइए। अच्छा, एक तो ये चावल की फसल में, चावल के लिए ख़ास उसी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें जो पत्ते के मुख्तलिफ रंग दिखाए गए हैं ये चावल के पत्ते के मुख्तलिफ रंग बताए गए हैं। अच्छा। और इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं अब पत्ते का रंग मैच करके कि आया उसको यूरिया की ज़रूरत है या नहीं है। ये जो चार्ट था ये बैनुल अक़वामी एक चावल का इदारा है, उन्होंने ये वाला चार्ट बनाया था। अब बिल्कुल उन्होंने इसको अप्रूव किया है, एस्टैब्लिश किया है। और इसका जो तरीक़ाकार होता है कि जब हमारे किसान भाई लाप लगाते हैं उससे 10 से 15 दिन के बाद आपने इसकी रीडिंग लेनी होती है। अच्छा, आप खेत में जाते हैं और 10 पत्ते लेकर आप उनसे उसका कलर मैच करते हैं। फिर इसके अंदर हर उसका बताया हुआ कि अगर कलर कम उसका आ रहा है तो उन्होंने पीछे लिखा हुआ है कि आपने कितनी यूरिया खाद डालनी है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-25 किलो यूरिया पर एकड़ डालनी होती है। अच्छा। एक नॉमिनल अमाउंट, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एंड कैन यू बिलीव, आपको यकीन नहीं आएगा कि इसके अंदर 1 से 1.5 बोरी यूरिया खाद की बची है। अच्छा। हाँ जी, हमें उसमें सेविंग हुई है, इसलिए मैंने कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी रही है हमारे लिए, कि एक तरफ पैदावार भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है और दूसरी तरफ हमें यूरिया खाद भी सेव हुई है। और दूसरी जो हमारी थी, मैंने आपसे बताया लिप्टी खादों का ना, तो उसमें जो नीम ऑयल कोटेड यूरिया थी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, पैदावार बहुत अच्छी आई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाँ नीम ऑयल कोटेड हमने अप्लाई किया था वहाँ बीमारी ना होने के बराबर थी। अच्छा। वरना आपको पता है कि फसलों पे कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, तो फिर हमने यही अज्यूम किया कि डेफिनेटली नीम ऑयल का रोल है बीमारी को कंट्रोल करने में, तो इस वजह से बीमारी कम आई। और बीमारी की वजह से जितनी पैदावार कम होती है तो वो वहाँ से कंपनसेट हो गई। ये जो आप अभी पैदावार की बात करनी है, आप किस फसल की, गंदम की बात करनी है? ये मैं गंदम की बात कर रही हूँ। गंदम की बात, गंदम में भी चावल में दोनों में हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है नीम ऑयल कोटेड यूरिया का। जिंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट नीम ऑयल कोटेड का ज़्यादा हमें पैदावार मिली, मतलब प्रोडक्शन पे उसकी पैदावार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बता सकती हैं आपके किस परसेंटेज में या कितने फ़ीसद जो है वो इजाफा हुआ है, मतलब अगर नॉर्मल एक, ताकि हमारे किसान भाई कंपैरिजन कर सकें, मुवाजना कर सकें कि भाई वाकई में इससे कितना फ़र्क है? इससे 10 से 20% पैदावार में फ़र्क आया, लेकिन अभी वही बात है कि हम एक ओवरऑल ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, उसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी 1 साल का तजुर्बा है हमारा। तो तीसरी में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम टेक्नोलॉजी है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए अट्रैक्टिव भी बहुत है, तो वो बताना चाहूँगी। जो तीसरी हमारी टेक्नोलॉजी बायोजोट, ये मैंने पहले भी दिखाया, मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगी कि बायोजोट एक तो ये हमारा जो इदारा है, इदारा बराए तहकीक ज़मीनी वसाइल NARC, ये उसकी प्रोडक्ट है। अच्छा, और ये हमारे साइंसदानों की कोई 25 से 30 साल मेहनत का नतीजा है। ये आसानी से ही प्रोडक्ट नहीं बनी है, इसमें बड़ी मेहनत हुई है। और इसका जो रोल की अगर हम बात करें तो एक तो मैंने बताया कि जरसूमों पे मुश्तमिल होता है और जरसूमे भी मुफीद हैं। एक तरफ तो वो नाइट्रोजन जज्ब करते हैं, फ़िज़ा से लेके नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं पौधे के लिए। दूसरी तरफ जो हमारी खादें ज़मीन में जाके जम जाती हैं, ये उनको हल पजीर करते हैं। अच्छा। वो हल पजीर करके और उन्हें पौधे के लिए अवेलेबल बना देते हैं, पौधा उसको आराम से उठा लेता है।
सही सही। इसके अलावा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी ये रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया, उससे भी नशोनुमा बेहतर होती है। और चूंकि ये जड़ों के करीब होते हैं तो वहाँ जो बीमारियों का अटैक है वो कम से कम होता है। अच्छा। बीमारियों को भी कंट्रोल करती है, यानी एक वक्त में ये मल्टी टारगेटेड, काफ़ी सारे इसके टारगेट्स हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसके, और इसको हमने खाद को कम करके इस्तेमाल किया है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे यूरिया या डीएपी आप इस्तेमाल कर रहे थे तो उसकी मिकदार कम उसकी करके, मिकदार को कम करके अच्छा, उसके हमने साथ ये इस्तेमाल किया। उसके साथ हमने इस्तेमाल किया। यकीन माने इससे 25 से 30% खाद भी हमारी सेव हुई है। अच्छा। हाँ जी, और हमें रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आए हैं। ज़बरदस्त। तो ये तो रिजल्ट्स देखे भी हैं लोगों ने बाकायदा। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि ये 500 का एक पैकेट है। अच्छा। 500 का, यानी इतना रीज़नेबल। अगर आप 4 बोरी यूरिया की डाल रहे हैं और आपको 3 बोरी यूरिया की डालनी पड़े और साथ आप ये पैकेट डालते हैं तो आपका 4600 5000 बच जाता है, और ये 500 के एक पैकेट से। और इसका जो तरीका भी मैं बता दूं कि हम इसको ज़्यादा सीड कोटिंग का कहते हैं कि जो बीज होता है उसके ऊपर इसकी कोटिंग करके अच्छा, फिर उसको बवाई करें, फिर उसकी बवाई की जाती है। और चावल के अंदर जो नर्सरी होती है उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर डिप करके फिर उस नर्सरी को लगाएं तो उससे बहुत अच्छे नताइज हासिल होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कमाल किस्म का ये प्रोडक्ट है। थोड़ा सा ये भी बता देंगे अगर किसान भाई ख़रीदना चाहते हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को तो वो कहाँ से ख़रीद सकते हैं और कैसे ख़रीद सकते हैं? अच्छा, एक तो हमारे यहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है सेमी प्राइवेट टाइप, लाइक पेटको के नाम से। ठीक है। वो इन सारे प्रोडक्ट्स को देख रही है। क्वालिटी को हम लोग देखते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, जो इसका मेन मटेरियल वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो आगे जो कमर्शलाइजेशन है वो पेटको कंपनी करती है। तो वो बेशक जब हमसे रब्ता करते हैं, जितनी डिमांड आती है डिमांड के लिहाज से वो उनको भेज दिया जाता है। बेशक वो बायोजोट है, ह्यूमिक एसिड है, जो भी इस तरह का प्रोडक्ट है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। नहीं, अगर किसान ने ख़रीदनी हो तो वो कहाँ रब्ता करे, कैसे ख़रीदे? वो यही हमारा जो पेटको इदारा है वहाँ पर कुछ मैनेजर्स हैं जो इसी पे वर्किंग कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट मैनेजर है जो उसको डील कर रहे हैं। तो उनका रब्ता नंबर हम शेयर कर लेते हैं उनके साथ, तो फिर वो उन्हीं से रब्ता करके वो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। बल्कि आप अगर कोई भी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या मालूमात भी आप हासिल करना चाहते हैं तो बल्कि आप किसान मददगार का जो व्हाट्सएप नंबर है और हमारी हेल्पलाइन है इस पर रब्ता करके आप अपना ऑर्डर भी बुक करा सकते हैं। आपको मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह जितनी सपोर्ट हो सकेगी वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेरे ख़्याल से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, आपने कीमतें भी बता दी। जैसे बायोजोट का आपने बताया कि 500 का पैकेट है। थोड़ा सा ये ह्यूमिक एसिड और इन चीज़ों के बारे में भी आप बता दें कि इनकी क्या कीमतें हैं, ताकि थोड़ा सा किसानों को आइडिया हो जाए। और बल्कि ये भी मुझे बता दें कि पर एकड़ कितना इस्तेमाल होता है ये ह्यूमिक एसिड होगा मिसाल के तौर पर। अच्छा, ह्यूमिक एसिड जो है ये पर एकड़ ये 8 लीटर इस्तेमाल होता है। अच्छा, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है ये 2200 आपको 1 एकड़ के अंदर पड़ता है। अच्छा। ये थोड़ा सा फार्मर के लिए टू सम एक्सटेंट कॉस्टली हो जाता है, बट इतना कॉस्टली नहीं जितना वो खादों के ऊपर लगाता है क्योंकि इससे सिर्फ एक वक्त के अंदर ना सिर्फ उसकी पैदावार बेहतर हो रही है बल्कि उसकी जो ज़मीन की सेहत है वो भी बेहतर हो रही है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारा फार्मर एक अरसे से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि सेहत चलें, ज़मीन की ख़राब होती है तो हो, लेकिन पैदावार मिलती रहे। लेकिन कुछ ही टाइम तक आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद ज़मीन की तरफ से भी नो रिस्पॉन्स होगा। जब उसके अपने वहाँ के ग़िज़ाई अज्जा ख़त्म होने लगेंगे तो फिर हमें वो पैदावार हासिल नहीं होगी। तो ये क्या हर साल इस्तेमाल करना होता है या साल में हर फसल के साथ इस्तेमाल करते हैं इसको? जी बिल्कुल, इसको हर फसल के साथ इस्तेमाल करना होता है। यही हमारा किसान भाइयों से भी गिला होता है कि आप लोग एक दफ़ा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। अच्छा। आप उसको साल इस्तेमाल करें तो वो ज़मीन का हिस्सा बनने लग जाते हैं। जैसे जरसूमे हैं, आप इनको हर साल इस्तेमाल करेंगे तो उनका वहाँ पर एक फ्लोरा इस्टेब्लिश होने लग जाता है। और फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ नामियाती मादा भी बेहतर हो रहा है तो जरसूमों का एक्शन और बेहतर होगा। बेसिकली नामियाती मादा और जरसूमों का आपस में बड़ा ताल्लुक है क्योंकि जो नामियाती मादा है वो इन जरसूमों की खुराक है। अच्छा। हमें बाहर से बायो फर्टिलाइजर डालने की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा फ्लोरा वहाँ पर कम हो रहा है, नामियाती मादा नहीं है, उनकी खुराक नहीं है तो वो कम होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए फिर हमें बाहर ज़्यादा क्वांटिटी में उनको ज़मीन में डालना होता है ताकि जाके वो अपना रोल परफॉर्म कर सके। सही हो गया। आखिर में मैं आपसे
किसानों का रद्द-ए-अमल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया कि आप लोग किसानों के साथ उनके प्लॉट्स पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब जी, जी। आम किसान हैं, आपने उनको प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया, उनके ही फील्ड पे आप जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब तक किसानों का क्या इस पे रद्द-ए-अमल है, क्या फीडबैक है उनका? अच्छा, जैसे अभी आपने भी जिक्र कर ही दिया खुद के, ये आप लोग हम उन फील्ड्स पर कर रहे हैं, हमने किसानों की ही फील्ड्स पर ये सारे तजुर्बे लगाए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, देखते हैं तो आपको यकीन आता है। तो हम हर साल या हर फसल के बाद ना हम वहाँ पर एक इवेंट रखते हैं जिसे फार्मर फील्ड डे भी कहते हैं या योम काश्तकारान भी कहते हैं। अच्छा, वो हमारा मकसद होता है कि फसल के एक स्टेज पर वो इवेंट रखा जाता है जब हमें पता है, सही नज़र आ रहा होता है कि जो हमने तजुर्बे किए हैं उनका असर कैसा है। बिल्कुल वो स्टेज नहीं होती कि आपकी फसल पक जाए, हमारी कोशिश होती है उससे पहले जब उसका सही असर नज़र आए कि ट्रीटमेंट्स का क्या उस पर असर है। तो जब हम अपने ये फार्मर फील्ड डेज करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ भी उनको दिखाते हैं, खेतों में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं हमारे तजर्बे कैसे चल रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी का उन्हें ब्रीफ भी किया जाता है, फिर सवाल जवाब होता है, एक बड़ा अच्छा हेल्दी सेशन होता है वहाँ पर हमारा। तो वहाँ हमें बड़ा अच्छा फार्मर का रिस्पांस आता है और उस टाइम तो हमें बहुत खुशी होती है जब वो एंड पर हमारी किसी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं या हमें कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। और यकीन माने हमें बायोजोड की इतनी डिमांड आती है, अब तक हम कोई 10-12 फील्ड डेज कर चुके हैं और कोई ऐसा फील्ड डे नहीं है जिसमें बायो फर्टिलाइज़र की या बायोजोड की हमें डिमांड ना आई हो। तो फार्मर्स का होता है, उन्होंने सिर्फ एक तो हमारे तजर्बे लगे हुए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई एकड़ पे बायोजोट लगाया। अच्छा, बिल्कुल वो नताइज को देखते हुए कि इसके रिस्पांस को, फिर दूसरा आपको पता है फार्मर के लिए यही अट्रैक्टिव होता है कि कोई ऐसा पैकेज मिले जिसमें उसकी जो कीमियाई खाद है वो कम से कम यूज़ हो। तो उस लिहाज से तो वो इसको बहुत लाइक करेंगे जी। हमारी एक तरफ पैदावार भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारी खाद भी सेव हो रही है और फिर इसकी कॉस्ट भी कम है, तो इसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा, उसका मुनाफा बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुनाफा। फिर ऊपर से कहते हैं सस्ती भी खाद है और माहौल दोस्त भी है, इको फ्रेंडली, कोई माहौल को आपको ख़राब नहीं कर रही है बल्कि माहौल को बेहतर कर रही है। और माहौल की जहाँ तक आपने बात की है तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों में पै दर पै ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि वो एक्सट्रीम तूफ़ान आ जाता है, आंधी तूफ़ान आ जाती है, कभी यालाबारी हो जाती है, कभी वो डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, तो फसलों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि इन्हीं गैसेस की वजह से और भी जो हमारे माहौल में जो गैसेस है उनका अखराज है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो ओजोन लेयर वगैरह भी डैमेज हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो इतना एक्सट्रीम हो जाएगा ये जो मौसम की तब्दीली है, तो मेरे ख़्याल से वो सब के लिए जो है ना, सारे इंसानों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सब के लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है। आखिर में किसानों के लिए कोई पैगाम? जी, पैगाम भी है और ज़्यादा तो गुजारिश ही है किसान भाइयों से। बस यही गुजारिश है कि वो खादों का दुरुस्त इस्तेमाल करें ना। अच्छा, जो खादों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, यानी आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं और जितनी आपकी ज़मीन फसलों को खाद की ज़रूरत है आप उतनी ही डालें, ना ज़्यादा ना कम। तो इससे आपके अपने भी अखराजात कंट्रोल होंगे और बल्कि साथ पैदावार बढ़ेगी, आपकी ज़रख़ेज़ी बेहतर होगी। और कोशिश करें कि आप मतवाज़न खुराक की तरफ जाएं कि आप अपने पौधों को मतवाज़न ग़िज़ा दें। 1 या 2 न्यूट्रिएंट डालकर वो जो बाकी खुराकी अज्जा होते हैं, हर खुराकी अज्जा का रोल होता है। आपका पौधे में अगर कोई 14 खुराकी अज्जा होते हैं जो पौधे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें से कोई एक की भी कमी आती है ना तो पौधे की नशोनुमा मुकम्मल नहीं होती है। तो लेकिन वो बस 1 या 2 पर आप लोग फोकस करते हैं। बस उनको यही मेरा गुजारिश है कि अगर आप वो सारे पूरे नहीं कर सकते तो साथ कोई ऐसी प्रोडक्ट डालें जैसे ये बायोजोट है, ये ह्यूमिक एसिड है, कि आपके बाकी खुराकी अज्जा भी ज़मीन में जो मौजूद हैं एटलीस्ट वो तो पौधे को मिले और उसकी नशोनुमा पूरी हो और आपकी पैदावार भी बेहतर हो। इसके अलावा जैसे हम कोई टेक्नोलॉजीज़ लेकर जाते हैं उनके पास, तो वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे या मैक्सिमम अक्सर हमें वो समझते हैं कि नहीं, जो रिवायती तरीका फार्मर के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है ना, वो जो एक रिवायती तरीक़ों पे चल रहे हैं। तो बस उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवायती तरीक़ों को छोड़ें और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस पे हमारी बड़ी मेहनत है और ये हमने आप लोगों के फ़ायदे के लिए सालों साल की रिसर्च है। एग्जैक्टली। और
किस लिए की है? हमने अपने फार्मर भाइयों के मफाद के लिए की है कि उनका फ़ायदा हो, उनके अखराजात कम हों, तो वो हमारी इन टेक्नोलॉजीज़ को ऑप्ट करें। एक नहीं बल्कि 2-3 साल अपनी ज़मीनों के ऊपर इसको टेस्ट किया करें, उन्हें खुद ब खुद इनके नताइज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक होगा। और बाकी एंड पर यही कि जो माहौलियाती आलूदगी को कम करना या पानी का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, उसकी सेहत, अब ये सब इनके दुरुस्त फ़ैसलों पे मुनहसर है। तो बेहतर है कि मिल के ये जो खादों के 4 स्वाद का असूल है इसको अपनाएं कि खाद को सही खाद का इंतख़ाब करें, सही मिक़दार, सही तरीका, सही वक्त, इसको अपनाएं और मुल्क की ज़राअत को बेहतर बनाएं, क्योंकि खादों का दुरुस्त इस्तेमाल इनकी काश्तकारी की तरक्की का ज़ामिन होगा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ख़्याल से अब तक जो है इतनी डिटेल में इस प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू नहीं हुई थी। आज हमने एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनको एक्सप्लेन किए करके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो वाकई पसंद आई होगी। इसमें से भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना सवाल जो है वो टाइप करें, ताकि जो है हम उन सवालों के बेसिस पे अपनी अगली वीडियो प्लान कर सकें, ताकि हमें पता हो कि आपके ये सवाल हैं, ये मसाइल हैं, इस बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह दोबारा डॉक्टर साहबा को जो है वो इनवाइट करेंगे उनको, और इंशाल्लाह हम दोबारा जो है वो आपके लिए प्रोग्राम भी लेके आएंगे। तो लाजमी जो है इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको किसी दूसरे तक, किसी दूसरे इंसान की भलाई के लिए शेयर करना भी एक सदका जारिया होता है। ठीक है, तो लाजमी इस वीडियो को आप शेयर करें, और किसान मददगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाके अभी वीडियो को पॉज करके किसान मददगार को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात हो कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।